हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। नया सीरीज, नया टॉपिक, नए कंटेंट के साथ आपके साथ फिर से हम हाजिर हैं। बिहार दरोगा का जैसा कि पता होगा कि भव्य रूप से हम लोग करवा रहे हैं तैयारी, और उसका बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको जो है सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार के कई जगहों पर जो है उसका आराम से अभी पता होगा कि सेट चलाया जा रहा है। अब एक नई सीरीज शुरू की गई है ऊंची उड़ान का। सेट नंबर ये 10 है। ऑलरेडी जो है सेट 9 कराया जा चुका है ऑफलाइन में, लेकिन उसका ऑनलाइन नहीं आ पाया। पीडीएफ चाहिए तो आप ऊंची उड़ान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज से हम आपके लिए 10 टेस्ट को जो कराया गया है आज, उसका हम लोग आंसर लेकर के आए हैं। 100 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आपका हिंदी इंग्लिश का पोर्शन, उसके अलावा करंट का पोर्शन, उसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए ऊंची उड़ान वादा सफलता के इस सीरीज में आपके साथ चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहला क्वेश्चन, भोजपुरी फिल्म छठ के निर्देशक कौन है? छठ के निर्देशक कौन है? नीतू चंद्रा, नितिन चंद्रा, कैलाश खेर या योगी आदित्यनाथ? क्या हो जाएगा? नितिन चंद्रा। अभी आपको पता होगा वर्तमान में बिहार में बहुत बड़ा पर्व मनाया गया छठ, इसी को लेकर के जो है एक फिल्म लाया गया। उसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? नितिन चंद्रा। यानी कि, और ये कब आया था? तो ये 24 अक्टूबर को जो है ये फिल्म आई थी। ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो पता होगा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है वो कब? 1 मई को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1886 से मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, शिकागो में इसको लेकर के पहली बार जो है डिसीजन किया गया कि, है ना, इसको मनाया जाएगा। तो ये पहली बार कब हुआ? 1886 में। याद रखिए, दिमाग बैठा लीजिएगा, कब हुआ? 1886 में। ये कब से? 1886 से शिकागो में। उसी के बाद से हर वर्ष 1 मई को क्या किया जाता है? आपको क्या नाम है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबका। नेक्स्ट, जमीनी स्तर पर चुनाव अधिकारियों के लिए दक्षता निर्माण प्रशिक्षण किसने शुरू किया है? तो ये जो है जमीनी स्तरों पे, शब्द सुनिए, चुनाव अधिकारी, शब्द से ही आपको पता चल जाएगा। तो चुनाव अधिकारी की निर्माण दक्षता को और बेहतर करने के लिए भारत का जो चुनाव आयोग है ये कार्य कर रहा है। पता होना चाहिए आपको, भारत का चुनाव आयोग 1950 से काम कर रहा है। और हमारे चुनाव के पहले आयुक्त, मतलब चुनाव आयुक्त जो कहते हैं, जिसे हम लोग, वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार, आप नाम सुने होंगे, वो हैं। और ये चुनाव आयोग ही 4 राज्यों में खास करके कहा जाता है। एक आपको बिहार, एक आपको बगल में यूपी, उसके बगल में आप हरियाणा चले जाइए, और दिल्ली। इन सारे राज्यों को मिला करके एक अधिकारियों को क्षमता को बेहतर करने के लिए भारत ने क्या किया? चुनाव आयोग के द्वारा ये एक जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया गया, जिसका आप एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो जैसे किसी का नाम अगर उसमें त्रुटि है, या फिर किसी का नाम जोड़ना है, या कोई गलतियां हैं, तो सबको सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का ये प्रोग्राम लाया गया है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल एक और आ जाएगा कि सर ये शुरू कब किया गया? ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया ये कब किया गया? तो ये किया गया आपको 30 अप्रैल 2025 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के समग्र पदक तालिका में कौन सा, मतलब दोनों को जोड़ करके भारत का कौन सा रैंक रहा? तो भारत का तीसरा रैंक रहा। अगर हम आपको बताएं, इसमें भारत ने कुल जो है 43 पदक जीता, 43 पदक जीता, और 43 का जो है 43 पद के साथ भारत जो है वह तीसरे रैंक पर आया। अगर हम 43 को थोड़ा बांट करके देखें तो पता होगा, गोल्ड होता है, आपको पता होगा सिल्वर होता है, आपको पता है कि गोल्ड होता है, सिल्वर, और जिसको एक आप क्या कहते हैं, कांस्य जो कहते हैं, रजत, रजत जो कहते हैं वो, है ना। तो आप इन तीनों पदक को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप इस तीनों पदक को एक साथ देखेंगे, तो अगर गोल्ड का हम बात करेंगे तो गोल्ड की कुल संख्या जो है वह कितना हो जाएगा? तो गोल्ड का कुल संख्या कितना? 15 हो गया। सिल्वर का बात करेंगे तो आपको क्या नाम है, टोटल जो है सिल्वर वो कितना? 6 हो जाएगा, और ये जो है 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भारत ने इतना पदक टोटल क्या किया है? जीता है। 43 पदों के 43 कुल पदक भारत जीते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको कहाँ पे? देहरादून में। 29 मई को देहरादून में क्या किया गया? ये मनाया गया। और ये भारत के आज़ादी जो महोत्सव मनाया जाए, अमृत आज़ादी महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसी के पहल के तहत जो है ये बौद्धिक संपदा महोत्सव जो है वो मनाया गया था।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर परिसर का आधारशिला कहाँ रखा गया। तो ये आधारशिला रखा गया कहाँ पे, नोएडा में। ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट का जो आधारशिला रखा गया, जिसके आधारशिला योगी आदित्यनाथ जी जो है उनके अगुवाई में जो है ये नोएडा में क्या किया गया, इसका आधारशिला रखा गया। अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जान लीजिए कि ये जो हुआ था ये 7 मार्च के आसपास का डेट है। 7 मार्च 2025 को इसको किया गया था। 7 मार्च 2025 को इसको किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 7 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा के ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। यानी पहले तो एक शब्द समझिए, इस युवा शब्द को समझिए, वाई फॉर यूथ। आप समझते होंगे यूथ शब्द, जो कि हम लोग यूथ शब्द का बात करते, वो यू फॉर उद्यमिता। आप समझते हैं, जो कोई इंडस्ट्री बिजनेस कोई स्टार्ट कर सके उसको उद्यमिता। आप यूथ को यहाँ यूथ कर लीजिए, यहाँ पर क्या करिए आप उद्यमिता कर लीजिए। ठीक है, अब यू मतलब इस पूरे शब्द को समझने का कोशिश करिए। वाई और फिर यू, दो शब्द आया, आपको युवा शब्द लगे, लेकिन यहां पर क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया। इसके अलावा अगर हम आपको यहां पर भी शब्द को लेकर के चले तो भी फॉर क्या हो जाएगा, विकास शब्द आप सुने होंगे, विकास, उस विकास शब्द का बात किया। फिर आपके पास बचा कौन, ए शब्द। ए का मतलब क्या था, अन्वेषण, यानी कि खोज करना। तो क्या क्या बोलेंगे, अन्वेषण। तो इसके तहत जो है कौन सा घटक नहीं है, इनमें से कौन सा घटक नहीं है। तो शिक्षा प्रणाली की जीवंतता बिल्कुल घटक है। समर्थन के लिए नियामक समर्थ, ये भी सही है, ये भी, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करेंगे। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर बिहार पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो बिहार पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन नया सवेरा। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो तस्करी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, या बिहार में युवाओं को भटकाने के लिए तरह तरह के इन सब कार्यों में संलिप्त हैं, उसको रोकने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा क्या किया गया, ये ऑपरेशन लाया गया, ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन नया सवेरा। इसके अलावा बात करेंगे 21वीं बिहार बटालियन का 44वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। 21वीं जो बिहार बटालियन दिवस है, इसका पूछ रहा है आपको कि कब स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, ये 20 जुलाई 2025 को मनाया गया। फिर उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए स्टेट स्वीप आइकन, याद रखिएगा, स्टेट स्वीप आइकन किसे नियुक्त किया गया। तो ये बिहार के ही एक बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, इन्हें यह किया गया है। यानी कि चुनावों में लोगों को जागरूक करना, अधिक से अधिक वोटर टर्नआउट कराना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करना, एक तरह से वोट के प्रति लोगों को अवेयर करना, इसके प्रति जो है ये किया गया है। अब आपका कुछ इंग्लिश का सवाल है, आपको पता होगा कुछ इंग्लिश वगैरह का भी सवाल है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। अ डैश प्लेयर वॉज चीयरिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। तो डैश ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर हो जाएगा, है ना। अ पेयर भी नहीं होगा, बंडल भी नहीं होगा, पैक भी नहीं होगा, क्या होगा, अ टीम ऑफ प्लेयर। कलेक्टिव नाउन में इसको सेलेक्ट करना था, तो क्या हो गया, पेयर हो जाएगा। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन है कि एंटोनिम्स आपको बताना है। बोल्ड का क्या होगा, बोल्ड मतलब एक तरह समझते करज, साहसी। टिम्ड मतलब टिमिड, जिसको आप क्या कहते हैं, कायर, डरपोक, जो कहना चाहे। अ मैन डैश हु स्टोल टू नेकलेस हैव बीन अरेस्टेड। यानी पूछ रहा है कि अ मैन हु स्टोलन, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति जिसने ये चुरा लिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या हो जाएगा, इसका हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आप क्या कर लेंगे, हु कर लेंगे। चौथा क्या नाम है कि क्या नाम है, किटल कैट एंड टू मिकी माउस, है ना। ये जो है डैश नॉट लिव इन द सेम हाउस, डिड नॉट लिव इन द सेम हाउस। यानी बिल्ली और जो चूहे होते हैं वह एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो डिड लग जाएगा इसमें। विल यू माइंड दैट क्लोजिंग द डोर, विल के जगह पर यहाँ पर अच्छा शब्द होगा, वुड लगा दीजिए, है ना, ULD, यू वुड लगा दीजिए। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्लोजिंग हो जाएगा। ऐसे विल के जगह पर यहाँ वुड लगा दीजिए। सी हेल्प्ड मी, इसका आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सी हेल्प्ड मी, आई वॉज हेल्पिंग हर नहीं होगा, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर, हाँ ये हो जाएगा। आई वॉज हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा, ये याद रखिए, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। फिर सिनोनिम्स ऑफ द फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब हो गया कि जो बेकार है, या फिर यूं समझिए कि
जिसका कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, तो सक्सेसफुल तो होगा नहीं, बैरन भी नहीं होगा, इनसफिशिएंट भी नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? यूजलेस हो जाएगा। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं कुछ ज्योग्राफी के पोर्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो याद रखिए, इसमें से हिमालय से निकलने वाली नदी कौन है? वो गंगा है। ये गंगा आपको पता होगा और आप पढ़े भी होंगे, हिमालय का जो गोमुख वाला क्षेत्र है, जहाँ पर आप सुनते भी होंगे कि यहाँ से भागीरथी निकलती है और यही भागीरथी आगे चल करके अलकनंदा से मिल करके गंगा बन जाती है, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये जगह उत्तराखंड हो गया और उत्तराखंड हिमालय का क्षेत्र है। बाकी अगर बात करेंगे गोदावरी का, तापी का और नर्मदा का, थोड़ा थोड़ा हम आपको बता दें कि जो गोदावरी है, ये सब जितने भी हैं सब दक्षिण की नदी है। ये जितनी भी नदी है सब कहाँ की है? दक्षिण की नदी है। और ये सारे की सारी नदी जो है यह भारत के हिमालय वाले क्षेत्रों से नहीं निकलती है, बल्कि अगर हम आपको बात करें तो गोदावरी महाराष्ट्र, नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र के ही ब्रह्मगिरी है ना, कहाँ पे? ब्रह्मगिरी में, ब्रह्मगिरी है ना, वहीं से ये निकलती है। याद रखिए, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर अगर हम आपको तापी का बात करेंगे तो तापी आप वहाँ एमपी का नाम सुनेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का कौन? मध्य प्रदेश का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये नदी निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। वहीं पर अगर नर्मदा का बात करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो आपका आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां का प्रवाह जो है वह पश्चिम की ओर है, मतलब पूरब से पश्चिम में। मैक्सिमम नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जैसे गोदावरी महानदी पश्चिम से पूरब की ओर, कृष्णा कावेरी पश्चिम से पूरब की ओर, गंगा यमुना पश्चिम से पूरब की ओर, जबकि माही और साबरमती जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यानी मध्य प्रदेश गुजरात वाला पार्ट जो है वहां पर यह नदी बहती है। तो आंसर डी हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन, यानी कि ये आपको ज्यादातर तटीय प्रदेश में मिलेगा और सुंदरवन डेल्टा इसी की वजह से फेमस भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। कौन सा वन हो जाएगा? मैंग्रोव वन। अगले क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि क्या होगी? तो भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो भारत में मानसून की जो अवधि है वो 100 से 120, क्योंकि भारत के मई के आसपास में भारत का जो उधर आप जम्मू ये क्या नाम है, आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का पोर्शन देखेंगे, वहां पर लगभग ये इन कर जाता है। उसके बाद ये नदी जो है उसके बाद मानसून जो है धीरे धीरे जून के आसपास में केरला में आप ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर इन करता हुआ नजर आएगा और लगभग 100 से 120 दिन तक ये एक्टिव रहता है। तो मानसून कितने दिन एक्टिव रहता है? तो 100 से 120 दिन तक एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो भारत पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है ना। भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से चलेंगे तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और 2.4 जो है वो क्या है? टोटल या इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और यही पूछेगा सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वो गोवा है। ठीक है, वो गोवा है। अगर हम आपको 1 मिनट राजस्थान का बात करें तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल हो जाता है वो लगभग 3,47,000 के आसपास में हो जाता है। अगर हम बात करेंगे इसको तो आपको 3,47,000 के 3,42,000 के आसपास में इसकी कुल लंबाई हो, मतलब कुल लंबाई चौड़ाई जो आप कहना चाहिए वो होता है। जबकि वहीं गोवा का बात करेंगे 3,700 के आसपास में इसकी कुल क्षेत्रफल हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके अलावा भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता दर, पहले तो आपको पुरुष और महिला और कुल साक्षरता दर समझना होगा, फिर उसका अंतर समझना होगा। और उसमें भी आपको 2011 पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि 2011 में भारत में पुरुषों का क्या था। तो अगर हम पुरुष का बात करेंगे तो 82.14% पुरुषों का है। वहीं पर अगर हम महिला का बात करेंगे तो महिला का जो परसेंटेज हो जाता है लगभग आप कह सकते हैं 65 पॉइंट समथिंग में, 65.46 के समथिंग में जो है ये हो जाता है किसका? महिलाओं का। अब इसका अंतर आप निकाल लेंगे तो आपको अंतर में आ जाएगा कितना? 16.68% आ जाएगा। यानी आंसर इसका हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। और वही कुल का बात करेगा तो आपको 74% के आसपास जो है वो भारत का कुल क्षेत्र ये क्या बोले साक्षरता दर है। मॉनसून शब्द की उत्पन्न हुआ है। मॉनसून एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है, मॉनसून एक अरेबिक शब्द जिसका मतलब एक होता है हवा, मौसमी हवा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए और ये सत्र कितने दिन तक चला? तो ये सत्र चला कितना? टोटल 11 सत्र चला। भारतीय संविधान सभा जब से बना यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के आप देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 तक में आप पाएंगे, और उसके अलावा फिर 24 जनवरी 1950 तक आएंगे तो कुल 11 सेशन हुए थे। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव पेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निजी सदस्य विधेयक, यानी वैसा विधेयक जो किसी गैर मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा उसे निजी सदस्य विधेयक के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह 124 में मेंशन, 124 से 129 तक में देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूरा जिक्र है, तो इसका आंसर 124 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान लिखा था, है ना, इसलिए इनका भी नाम आप याद रख लीजिएगा। और पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था, जिसे 1921 में कांग्रेस ने क्या किया था? इसे चरखे के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। फिर उसके बाद यहाँ से जो आपका सवाल है वो आपको सर लेकर के चलेंगे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ऐसे ही बने रहिए, प्यार बरसाइए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। तो बहुत बहुत स्वागत है ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में, जहां हम लोग सेट के ऊपर बात करते हैं। बता दें सेट 10 चल रहा है हमारा, और इस सेट 10 में मेरा नाम आदित्य गौरव है, और हमारे साथ हिंदी, अर्थशास्त्र और इतिहास, इन सारे चीज़ों पर खास बातचीत करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे उलझन में आ रहे होंगे, जो परेशान कर रहे होंगे, उन सारे चीज़ों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। सेट 10 है, सेट 10 का एनालिसिस है, इस कारण से देखते हैं आखिरकार क्या क्या क्वेश्चन हैं जो इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सेट हमारा 10वां है, और सेट 10वां पे हम लोग पहले बातचीत करने वाले हैं अपने 31वें नंबर के ऊपर, क्योंकि 29 नंबर तक तो सर करा ही दिए हैं, सुमित सर से बात हो ही चुका है। अब हम आदित्य आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इसके आगे का कहानी लेके चलते हैं। जो सवाल है वो इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स का सवाल कितना सुंदर है, क्वेश्चन शायद आई थिंक दिख रहा हो। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन के ऊपर जरा सा ध्यान देना है। 30वां नंबर जो क्वेश्चन है राजस्व व्यय, जरा सा ध्यान देना। 30वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है। मतलब समझो क्या कहा रहा है क्वेश्चन, कि अगर हम लोग व्यय ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, व्यय अगर ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सा बात है, किसी भी राज्य, किसी भी सरकार को चलाने में व्यय बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और सवाल क्या है कि प्राप्ति अगर कम हो, अगर प्राप्ति क्या हो, जितने सरकार है वो जो मांग कर रही है, जो कर वसूल रही है वो कम है, तो इससे राजस्व में क्या होगा। मान के चलो क्या कि राजस्व खर्च जो है, व्यय जो है वो 28 हज़ार है, और हमारे पास जो प्राप्ति हो रही है वो 14 हज़ार है, तो हमको 14 हज़ार का क्या होने वाला है, घाटा होने वाला है। हमको 14 हज़ार का साफ तौर पे घाटा होने वाला है। इस कारण से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राजस्व घाटा। क्यों राजस्व घाटा? क्योंकि सरकार की व्यय और प्राप्ति जो है वो कम है, इस कारण से इसको राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का अवलोकन उपयुक्त है। देखो, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा है जो कि वास्तुकला में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें देखना है क्या कि सोनाबेगा जो है वो हड़प्पा साइट नहीं है, सांची जो है वो स्तूप से रिलेटेड है। याद होगा, बौद्ध धर्म में स्तूप बना है सांची पर, अमरावती और सांची पे स्तूप है। ठीक है, तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साइट नहीं है, कोई स्थल नहीं है। बनावली जो है ये हड़प्पा की साइट है, और वालपराई जो है दक्षिण भारत में, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का हमें कोई वास्तुकला का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण से ध्यान देना है, बनावली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है, ध्यान रखना। हरियाणा, आज वर्तमान समय हरियाणा में स्थित है, यहीं पे हमें वास्तुकला का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, वास्तुकला का साक्ष्य हमें यहीं पे देखने को मिलता है, बनावली में। और बनावली में हमें जोते हुए खेत, मतलब कि मिट्टी का एक हल भी मिला हुआ है, तो ये भी याद रखना।
रखना, कालीबंगन में जोते हुए खेत और एक हल का जो ताराकोटा इमेज है, एक मिट्टी की बनी हुई हल भी हमें बनावली में देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता से याद रखने वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ण नहीं है? अब वैदिक सभ्यता के बारे में तो सबको जानते होगे, उम्मीद करते हैं भारत में रह रहे हो तो जरूर है कि तुमको वैदिक सभ्यता के बारे में पता होगा। वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है कि कुल मिलाकर के 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण थे, फिर तुम्हारे क्षेत्र थे, फिर तुम्हारे वैश्य थे और सबसे लास्ट में तुम्हारे शूद्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आ रहे हैं, जरा देखो तो। ब्राह्मण तो थे ना, ब्राह्मण तो थे ना। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ण नहीं था? कौन एक वर्ण नहीं था? ब्राह्मण तो हो गए, क्षेत्र भी होंगे, वैश्य भी हैं, और कौन एक नहीं है? समिति नहीं है, क्योंकि समिति जो थी ये ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में लोग आकर के यहाँ पे बैठा करते थे और यहीं पे बातचीत होता था। जैसे आज तुम्हारे संसद या पार्लियामेंट में हो रहा है, वैसे ही समिति में हुआ करता था। राजा फैसला लेता था कि कैसे आखिरकार कार्य करना है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों का फैसला यहाँ पे लिया जाता था। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा? समिति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 33 नंबर के ऊपर आते हैं, 33वें नंबर की तरफ। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म के प्रतीक हैं? ध्यान रखना कि बुद्धा के द्वारा भी, बुद्ध जो हैं उनके मरने के बाद स्तूप निर्माण कराया जाता है, और कहीं भी अगर बुद्ध की मृत्यु हुई है, अगर उनको दर्शाना है तो लोग स्तूप ही बनाते हैं, ठीक है। एक स्तूप ही तुमको बनता हुआ नजर आता है। अमरावती, सांची बहुत विख्यात स्तूपों में से एक है। तुम भी बहुत सारे स्तूप भ्रमण किए होगे, अगर बिहार में रह रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे चीज़ में ऐसे ही, जहाँ भी बुद्धा का कोई भी चीज़ तुमको देखने को मिलता है, वहाँ ऐसे स्तूप निर्माण तुम्हें देखने को मिलेंगे। अशोक ने इसकी पूरी बागडोर को संभाली थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने अशोक के द्वारा महात्मा भी अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो हमें देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म अशोक के द्वारा जो है बहुत सारे अभिलेख में भी बौद्ध धर्म के जिक्र किया गया है। इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो ध्यान रखना कि कभी भी स्तूप जो है, स्तूप हमेशा बौद्ध धर्म को ही संकेत करता है। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा ये संकेत करता है। अशोक के अभिलेख के में चित्रण में प्रसिद्ध बराबर की गुफा कहाँ पर है? ये तो आई थिंक जितने भी लोग हैं बिहार के वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। बराबर की जो गुफा है, जो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, ये बराबर की गुफा जो है वो जहानाबाद गया बिहार में पड़ती है। गया से मात्र 24 किलोमीटर दूर तुम्हारे जहानाबाद के एरिया में। तो इसका राइट आंसर होगा जहानाबाद जिला, बिहार, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तो शायद तुम लोग सही किए होगे, गलत नहीं कर सकते हो तुम्हारे जहानाबाद वाले सवाल को। आते हैं, रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी। बता दें कि इल्तुतमिश, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश इस गद्दी पे बैठ रहा है, तो इल्तुतमिश को कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है जो इनके योग्य शासक के रूप में काम कर सके, कोई भी नहीं है। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है उन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान को जो है दिया गया ये गद्दी, और रजिया सुल्तान ने इस गद्दी को 1236 में गद्दी पर बैठती है। और तकरीबन 4 साल बाद यहीं के समाज जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि महिला है, ठीक है। तो इस कारण से 1240 में इनको यहाँ से हटा दिया गया। फिर बलबन आ गए, लेकिन ध्यान देना तुम्हारा बलबन का शासनकाल भी बहुत अच्छा चला। रजिया सुल्तान के बाद ज़्यादा अगर तुम देखोगे कि शासनकाल लंबे समय से टिका पाए हैं तो बलबन है। तो ध्यान रखना, मात्र ये 4 साल का शासक है। 1236 में ये गद्दी पे बैठी हैं, 1240 में इनको हटा दिया गया है, याद रखना इस चीज़ को। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई जो मीटर है वो कितना है? कुतुब मीनार बता दे, पहले एक सवाल याद रखो, इससे 1-2 सवाल बनता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बख्तियार काकी के नाम पर जो याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया, और ये बनाने वाले हैं तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के याद में इस चीज़ को बनाते हैं, और इसकी निर्माण 1193 से ही शुरू हो जाती है, और ये तकरीबन 73 मीटर का होता है, ठीक है। कुतुब मीनार जो है वो लगभग तुम्हारा 73 मीटर ऊंचा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ रहे हैं, 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता है?
देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में बहुत सारे गलतियों को, धोखाधड़ी को रोकने के लिए दो भागों में बांट दिया था बाजार को पूरी। तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलता है कपड़े के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, ये धोखाधड़ी ना हो जाए। इसमें एक ही विभाग तुमको देखने को मिलता है वस्त्र बाजार, ये जो बोल रहे हैं कपड़े का बाजार के लिए जो बनाया गया था वो सराय ए अदल था। ध्यान रखना, सराय ए अदल एक ऐसी बाजार व्यवस्था थी जहाँ पर अगर तुम कोई भी धोखाधड़ी कर रहे हो तो इसमें तुमको सख्त से सख्त सजा सुनाया जाएगा। तो सराय ए अदल इसका राइट आंसर होगा। 38वें नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया है? ध्यान रखना कि राणा संगा और बाबर के बीच में जो ये लड़ाई हुई है, ये मुगल और राजपूतों के बीच में जो ये लड़ाई हुई है, राणा संगा तुमको देखने को मिलेगा बहुत बहादुरी के साथ लड़े हैं, लेकिन अंततः तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार मुगल शासक की ये जीत होती है। लगभग तुमको यहाँ पे मुगल शासक की जीत नजर आएगी। लेकिन ये जो युद्ध है इसमें जो भाग लिए हुए हैं वो है तुम्हारे जो खानवा का जो युद्ध है, ठीक है, ये खानवा का युद्ध होगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखना, खानवा का ही युद्ध में खानवा के ही युद्ध में तुम्हें देखने को मिलता है कि ये लड़ाई बहुत तगड़ा चल रहा था और इसमें तुम्हारी बाबर मुगल साम्राज्य की जीत होती है। ठीक है, बाबर इस चीज़ को जीतते हैं। खानवा का युद्ध है, युद्ध 1527 को लड़ा गया है। ये सारी चीज़ें को तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने 39वें क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के दौरान में, क्वेश्चन दिख रहा होगा आई थिंक, चलो आ जाओ। अकबर के शासनकाल के दौरान में राजस्व मंत्री कौन था? एक ऐसे मंत्री जो कि कर व्यवस्था में बहुत योगदान दिए थे। जब्त बंदोबस्त भी इनके द्वारा लाया गया, कर कैसे लेना है कैसे नहीं, मुगल साम्राज्य में अकबर में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। साथ ही साथ ये जो राजस्व मंत्री है 9 रत्नों में से भी एक है, याद रखना 9 रत्नों में से भी एक है। जब्त व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई है। पूरे चीज़ों को, कर व्यवस्था को संभालने में इनका योगदान रहा है। और पूरे मुगल शासन में तुम्हें देखने को मिलते हैं जो वित्त मंत्री थे, जो राजस्व मंत्री थे, वो हमारे टोडरमल थे और उनकी प्रशंसा आज तक की जाती है क्योंकि उन्होंने कर व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से चलाया था। तो ध्यान रखना, टोडरमल इसका राइट आंसर होगा। 40वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ 40वें नंबर की तरफ चल जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा हो, ठीक है, 40वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की जो विद्रोह है, सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख में मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली से यात्रा शुरू की थी? ध्यान रखना कि इसमें जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह है इसके बहुत सारे कारण की व्याख्या की गई है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे तुमको देखने को मिलता है कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने कारतूस में जो सुअर और गाय की जो चर्बी इस्तेमाल की जा रही है, ऐसे बात फैलाए गए थे। ये अफवाह था या सच था ये पता नहीं है अभी तक, लेकिन ध्यान रखना इस कारण से जो है मंगल पांडे जो है अपने उच्च पदाधिकारी को 29 मार्च को मार देते हैं और उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी लग जाती है। ठीक है, तो 8 अप्रैल को फांसी लगने के कारण यहाँ की जनता, यहाँ की सेना बहुत ज़्यादा विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती है और फाइनली ये विद्रोह की जो शुरुआत है वो 10 मई को मेरठ से शुरू होती है। 11 मई को ये सारे लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 मई इसका राइट आंसर होगा। और 29 मार्च याद रखना मंगल पांडे के द्वारा मारा गया उच्च पदाधिकारी को और 8 अप्रैल को उनके फांसी लग गई है। ये सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन के समय में भारत का वाइसराय था? ध्यान रखना इसके वाइसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे और ये तुमको देखने को मिलेंगे 1884 से लेकर के 1888 रहे हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ प्लीज़ अपने कॉपी में लिख लेना कि कब से कब तक वाइसराय रहे। सवाल कभी भी घुमा फिरा के पूछे तो तुम कम से कम ये चीज़ बता सकते हो। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जब सिपाही विद्रोह हो रहा है तब यहाँ पे कैनिंग करके हैं तुम्हारे यहाँ के तुम्हारे वाइसराय, कैनिंग है, गवर्नर जनरल यहाँ के कैनिंग है, सॉरी वाइसराय बोल दिए हैं। ठीक है, तो कैनिंग यहाँ पर है 1857 में। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, ए.ओ. ह्यूम याद होगा 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना करते हैं और ये जो स्थापना किए हैं इसमें तुम्हें नज़र कौन आएंगे, तुम्हारे डफरिन करके हैं जो यहाँ के वाइसराय बने हुए हैं। ठीक है, 84 से लेकर 28 तक उनका शासनकाल है, ये भी चीज़ याद में रखना। 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के खिलाफ अपने विद्रोह दिखाते हुए एक दूसरे के हाथों में राखी
किस कारण से बांधी गई थी। देखो एक बहुत बड़ा भारत में घटना घटा, उस घटना में हमें पहली बार देखने को मिलता है कि एक बंगाल को 2 भागों में ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा बांट दिया गया। और ये जो बांटा गया है इसकी आधार क्या है? आधार ये है कि एक साइड रहेंगे हमारे हिंदू जनसंख्या वाले लोग और एक साइड ज़्यादा बहुमत है मुस्लिम लोगों का। इस भाग से इस भारत में 2 भाग में विभाजन किया गया, हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, फूट डालो नीति जो है यहीं इसकी शुरुआत तुम्हें देखने को मिलती है। और ये 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन है, ध्यान रखना। कौन है गवर्नर जनरल, प्लीज ध्यान रखो, कर्जन है गवर्नर जनरल। ये सब चीज अपने को आप में प्लीज लिख लेना। ये बंगाल का विभाजन है। उसी के बाद ये गुस्सा को जाहिर करने के लिए और बताने के लिए कि हमारी एकता खत्म नहीं होगी, इसको दर्शाने के लिए एक दूसरे के हाथों में ये राखी बांध रहे हैं। गांधी जी ने किस किस सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक की यात्रा की थी? ध्यान रखना कि 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत आ रहे हैं और प्रवासी दिवस भी हम लोग मनाते हैं इस दिन, इसलिए सब चीज़ को याद रखना। ये सेट बाबू इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दिमाग में बैठाओ। सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा ये सब क्वेश्चन क्लियर होता है, ये सब दिमाग से निकल जाता है प्रॉपर, तुमको ध्यान में हमेशा रहेगा और कभी भी कल दिन क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे तुम ये सारी चीज़ को बता सकते हो। तो गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और उनके बाद इनकी मुलाकात होती है इनके राजनीतिक गुरु, याद रखना है, इनके राजनीतिक गुरु जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से ये मिलने के बाद 1 साल तक भारत की यात्रा करके भारत को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ये नारा किसके द्वारा लगाया गया है? ठीक है, याद रखो यहाँ पर राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे बंगाल के, माना जाता है 1915 में इनको मार दिया गया। याद रखना कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ऐसे नारे लगाने वाले 1906 में तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये इंसान जो थे उन्होंने 3 घंटे तक लगातार अंग्रेजों के नाक में दम मचा के रखा था, लगातार अकेले खड़े होकर अंग्रेजों से लड़ते रहे। लेकिन फाइनली इनकी 1915 में अंग्रेज के हाथ ये पकड़ा जाते हैं और 1915 में इनको मार दिया गया। ये इंसान कौन है जिन्होंने हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा लगाए हैं? वो है बागा जतीन। ठीक है, बागा जतीन कौन थे? तो बंगाल के बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। याद रखना ये बंगाल के थे और बहुत बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे भारत में, लेकिन इनको मार दिया गया। तो हमारे भारत के वीर कम नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी कारण से कमेंट बॉक्स में इस बात पे एक बारी जय हिंद तुम ज़रूर लिखना कि जय हिंद तुमको ज़रूर लिखना है इस चीज़ के लिए कि ऐसे ऐसे लोग के कारण आज हम लोग इस प्रकार से मिल पा रहे हैं, यूट्यूब पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बाघा जतीन जैसे लोगों के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक या होम रूल लीग आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ सक्रिय हुआ था? याद रखना एक उदारवादी तो नहीं थे ये गरम दल से आते थे। ठीक है, गरम दल से आते थे। कांग्रेस जो 2 भागों में बटा हुआ है, याद रखना कि ये गरम दल से आते थे और माना जाता है कि ये जब आते हैं तो इन्होंने महाराष्ट्र से इसकी होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र में तुम्हें नजर आएगा बेलगाम करके एक जगह था, महाराष्ट्र में बेलगाम करके एक जगह है जहाँ से इन्होंने 1916 में ये शुरुआत की है बेलगाम से। और बेलगाम में इनकी ये जो शुरुआत हुई और यहाँ से होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत हुआ। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। एनी बेसेंट के द्वारा याद रखो होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत किया गया था, उसमें बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 12 मार्च 1930, ठीक है, क्या है सवाल कि 12 मार्च 1930 जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की तो यहाँ के वाइसराय कौन थे? नमक के ऊपर कर लग रहा था भैया, तो इस कारण से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और इस समय में यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो थे इरविन। ठीक है, यहाँ पे जो वाइसराय थे वो थे इरविन। और तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो ही इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, जो ही इन्होंने दांडी मार्च किया, उसके बाद गांधी जी को जेल हो गया। और इसी कारण से प्रथम गोलमेल सम्मेलन में, ठीक है, प्रथम गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। और तुम्हें 1932 में देखने को मिलता है गांधी जी का इरविन के साथ समझौता होता है। तो बड़ा ईजी है ये जानने के लिए कि इस समय में इरविन ही थे तुम्हारे, याद रखना है इस कहानी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब कर दिया?
प्लीज़ क्वेश्चन पे ध्यान देना, हड़बड़ाओ मत, और प्लीज़ थोड़ा सा भरोसा रखो अपने सेठ, अपने ऊपर भरोसा रखो और बहुत कुछ कर जाओगे आगे। ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में द्वैध शासन को ख़त्म करने का जो काम किया है, वो पहले शुरुआत कब हुआ है याद रखना, 1765 में इसकी शुरुआत की गई थी बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या है ये याद रखना कि राजस्व जो है अंग्रेज के हाथ में रहेगा और प्रशासन जो है वो भारत के हाथ में रहेगा, भारत के स्थानीय शासक के हाथ में रहेगा। इसकी शुरुआत 1765 से शुरू होती है, 1765 से शुरू होती है। और लेकिन सवाल क्या पूछा गया, प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखो, पूछा गया कब समाप्त कर दिया गया, तो ये है तुम्हारा 1772। तो ध्यान रखना 65 से लेकर के 72 तक ये पूरी प्रणाली चलती है, तकरीबन 7 साल की ये प्रणाली, फिर उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह के परिणाम तीन कथिया प्रणाली किसानों को जो 3/20वें कट्ठे हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, ये कब किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? सवाल बहुत अच्छा है, आई थिंक सबको इसका आंसर सही दिए होंगे। ध्यान देना कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो तुम्हारे 1915 में भारत आते हैं और दिसंबर 1916 में ये लखनऊ समझौता हो रहा होता है, वहाँ पे ये भाषण दे रहे होते हैं। कांग्रेस का एक अधिवेशन था, वहाँ पे ये भाषण दे रहे थे, उसमें इन्होंने किसान की बात कही और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल नामक एक इंसान इनसे मिलते हैं और उसके बाद उनको बुलाते हैं कहाँ, अपने ही बिहार के भूमि चंपारण में, और यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत होती है, तिनकथिया प्रणाली। तो ध्यान देना इसका राइट आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में देखने को मिलेगा, फरवरी 1917 में गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो चंपारण 1917। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1915 में जब भारत आते हैं तो उनकी उम्र क्या थी? 1869 में इनका जन्म हुआ है, याद रखना 1869 में इनका जन्म हुआ है और ये भारत कब आए हैं? 1915। तो लगभग इनका एज क्या है, तुम खुद निकाल लिए होगे कि लगभग ये कितने साल के हो गए। सोचो 1869 से लेकर के यहाँ तक में, तो इनका उम्र हो गया होगा लगभग कितना, 46 साल। ठीक है, तो ध्यान रखना 46 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। प्लीज ध्यान देना। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें सेंटर, इसमें केंद्र और राज्य दोनों फैसला लेते हैं, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं, कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। तब जब बनी थी तभी इसकी कितनी थी, तो 47 थी, अब ये बढ़ के कितनी हो चुकी है, 52 हो चुकी है। ध्यान रखना, समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होगा 50 नंबर का। 51 नंबर की तरफ मूव करते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके, वेट, ऊंची उड़ान का वादा सफलता का, एकदम हम लोग को सफलता हासिल करनी है। अच्छा, हम लगता है लिंक पे क्लिक कर दिए थे, सॉरी, जरा सा वेट कर लेना, सॉरी, जरा सा वेट कर लो। हाँ, आ जाते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये तो चलो हम लोग कहीं गलत जगह नहीं गए थे, सही जगह थे कि ऊंची उड़ान जो है वो सफलता का वादा करता है और हम लोग भी सफलता हासिल करके रहेंगे, ये भी हमारा वादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन कब की गई थी? बहुत बच्चे जवाहरलाल नेहरू मार देंगे, ठीक है, बहुत बच्चे मार देंगे। ध्यान रखना, नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन गठन जो है, गठन पूछ रहा है, गठन 1938 में ही हो चुका है और वो किए हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गठन पूछा है, प्लीज ध्यान देना, गठन पूछा है। अध्यक्ष भले रहे हैं आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ गठन पूछा है, गठन तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस होंगे। 52 नंबर के निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? कौन होता है अध्यक्ष? तो ये होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके तुम्हारे राइट आंसर होंगे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं पूरे अध्यक्ष के रूप में। तुमको देखने को मिलेगा 1952 से ये प्रणाली चलती आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, 1952 से चलता आ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। निम्न में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? मुद्रा आपूर्ति को 4 भाग में बांटा गया, ये चीज तुमको पता है। मुद्रा आपूर्ति को 4 भाग में, M1, M2, M3 और M4। इसमें से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो वो तुम्हारी है M1। डी नंबर तुम्हारा राइट आंसर होगा। M1 बहुत तरल मुद्रा है, 4 भागों में मुद्रा विभाजित है और इसका राइट आंसर होगा तरल मुद्रा। इसे GST के दायरे के अंदर रखा गया है।
ठीक है। जीएसटी के दायरे के अंदर ध्यान रखना कि भारत में जीएसटी पे मान्य उपयोग के शराब में जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं, इसको बाहर रखा गया, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। विद्युत में भी जीएसटी नहीं लगता है, तुम जो घर में विद्युत संचालन इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम उत्पाद में कोई जीएसटी नहीं लगता है, बल्कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ घी में लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, जीएसटी सिर्फ और सिर्फ घी पे तुम्हें लगता हुआ नजर आता है, जीएसटी घी में लगता है। 55 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 268, याद करो जरा सा एक बार, अनुच्छेद 268 268, जहां बताया गया है कि स्टाम्प शुल्क पर जो है कर जो है वो कौन लगाएगी, वो केंद्र सरकार लगाएगी और इसका उपयोग राज्य सरकार करेगी। स्टाम्प शुल्क इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 268, प्लीज दिमाग में बैठा लेना। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? कृषि वित्त का स्रोत, ध्यान रखो ये क्या है, कृषि वित्त के बारे में जानो। कोई आदमी मत्स्य पालन, कोई आदमी लघु उद्योग, कोई आदमी कृषि के लिए अगर लोन लेना चाहता है गांव में, तो बहुत सारी समितियां, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऋण प्रोवाइड कराते हैं, जो ऋण दिलवाते हैं, जो लोन दिलवाते हैं। वो कौन सारी बैंक है, ध्यान रखना, वो सहकारी समितियां भी हैं, व्यापारिक बैंक भी हैं और क्षेत्र ग्रामीण बैंक भी है। इस कारण से उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, मत्स्य या फिर लघु कृषि, इन सारे के लिए लोन देने में काम करते हैं ये लोग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या क्या संबंध है, ध्यान दो। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो तुम्हारा नजर किससे आता है, वो शेयर बाजार से नजर आता है। शेयर बाजार तुमको पता ही है, ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, कभी अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, ऊंचे ग्राफ्स नीचे ग्राफ्स जो होते जाते हैं वो शेयर बाजार के ही बात आते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। पत्थर, चलो 58 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर हिंदी का जो हमारा प्रश्न है, बड़ा इजी प्रश्न है, आई थिंक सबको इसको सही बनाओगे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये है कि पत्थर शब्द है, पत्थर शब्द कौन सा है, अब ध्यान देना। पत्थर शब्द जो है वो प्रसर से बना है, प्रस्तर से बना है। ठीक है, प्रस्तर शब्द में धीरे धीरे क्या हो गया, मिलावट हो गया, उसके बाद फिर ये क्या बन गया, पत्थर बन गया। और जब संस्कृत शब्द में कुछ मिलावट हो जाती है, आगे चल कर वो हिंदी बन जाता है, तो वो क्या कहलाती है, वो तद्भव कहलाती है। तो पत्थर शब्द पस्तर संस्कृत शब्द से बना है, धीरे धीरे अपने चेंज कर दिया है रूप को, इस कारण से ये क्या कहलाएगा, ये तद्भव कहलाएगा। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, विचार, स्थान, विचार, इन सारे चीजों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ध्यान देना, इसका आंसर संज्ञा होगा, बचपन का सवाल था। दंड शब्द कौन सा है, कंफ्यूजन होगा, दंड क्या है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ध्यान देना दंड शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इन निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? देखो जीत जो है वो भाववाचक है, इसमें पूछा है कौन भाववाचक नहीं है, तो जीत भाववाचक है, गुनी भाववाचक है, खेल भाववाचक है, लेकिन हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान देना, हिमालय एक पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है, इस कारण से व्यक्तिवाचक है। यहाँ पूछा गया कौन भाववाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। ए नंबर तुम्हारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर के ऊपर। हिमालय से गंगा निकलती है, जब कभी भी संज्ञा सर्वनाम से अलग होता है उसके लिए उसको कारक कहते हैं। अब यहाँ देखो कारक बहुत सारे हैं, पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है से तुम्हारा किस में आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर अपादान होगा। भारतीय का बहुवचन क्या होगा, तो ध्यान देना, भारतीय का बहुवचन भारतीयों होगा। ठीक है, भारतीयों तुम्हारा राइट आंसर ए होगा, भारतीयों। आगे आते हैं, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? श्रीमान बचपन से यूज करो, श्रीमान को क्या कहते हैं, श्रीमती कहते हैं। बी नंबर में श्रीमती है, बाकी श्रीमानी है, ये सब कुछ तो गलत ही होगा, श्रीमती तुम्हारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है मतलब कौन सा पूछ रहा है, पूछ रहा है बहुवचन कौन सा है, बता दो, सिंपल। बहुवचन कौन सा है? माता, तो ये एक वचन है। नदी भी एक वचन है क्योंकि नदियों हो जाता। किताब का बहुवचन किताबें होता है, यहाँ किताब है, देखो यहाँ लड़का नहीं, यहाँ लड़के हैं, तो इस कारण से यहाँ क्या होगा, एक वचन कौन नहीं है, वो लड़का नहीं लिख करके लड़के लिखा हुआ है, इस कारण से राइट आंसर सी होगा। पत्थर पर से, फिर से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है से, और हम लोग बात की है अपादान से जहाँ पे आ जाएगा, देखो संज्ञा को सर्वनाम से अलग किया जा रहा है, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, अपादान। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ से शब्द आ गया है और संज्ञा सर्वनाम से अलग हो रहा है, अपादान कारक। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े को चयन करिए। सब जगह तुमको सेम मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राक्षस, राक्षसी, इसलिए राइट आंसर तुम्हारा होगा सी, राक्षस का राक्षसी। आगे का जो सवाल है वो तुम्हारे मैथ और साइंस वाले सर लेके चलेंगे, मनोज सर लेके चलेंगे, तो हम लोग उस पर बात करते हैं, मैथ साइंस। आगे ध्यान देना। अभी तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट, आगे हम लोग और भी सीट में मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप सभी लोगों का स्वागत है ऊंची उड़ान के इस क्लास में। मैं हूं मनोज कुमार और मैं आप सभी लोगों को साइंस और मैथ का पोर्शन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का पोर्शन। पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है साइंस का, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बात करें प्रोटॉनों की संख्या की, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है एक। कितना होता है? एक। आवर्त सारणी में अगर बात करें तो ये आवर्त सारणी का पहला तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व हो जाता है। इसमें केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी आवर्त सारणी के तत्व हैं सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन इसमें केवल प्रोटॉन पाया जाता है। अगर बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक, इनकी संख्या होती है तीन। तीन होती है, ठीक है। कौन कौन? तो प्रोटियम होता है, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रिटियम। ट्रिटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो तीन समस्थानिक होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो निम्न में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? तो बिजली का सुचालक नहीं है ये पूछ रहा है, तो बिजली का सुचालक कौन सा नहीं है? तो ब्रोमीन नहीं है। ब्रोमीन बिजली का सुचालक नहीं है। अगर बात करें बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक हो जाता है चांदी। चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है और तांबा बिजली का एक अच्छा सुचालक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर चांदी अगर बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है तो चांदी प्रयोग में क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि ये महंगा होता है और तांबा जो होता है वो सस्ता होता है, इसलिए बिजली के तारों में अक्सर तांबे का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या है? तो ये मात्र और मात्र एक कार्बन ऐसा है, ठीक है। कार्बन बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से मात्र एक कार्बन ग्रेफाइट ऐसा है जो बिजली का सुचालक है। ये भी अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो एक धातु है और ये बिजली का सुचालक नहीं है। अगर बात करें ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। कब दिया था? तो 1609 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1609 ईस्वी में। अगर बात करें न्यूटन की, न्यूटन कौन थे? तो इन्होंने गति का नियम दिया था, सिर्फ गति का नियम। गति के कितने नियम दिए थे? तो तीन नियम दिए थे। तीन नियम। पहला नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था या गति अवस्था में रहती है, अगर उसमें परिवर्तन किया जाए तो उसका विरोध किया जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगर गति के दूसरे नियम की बात करें, गति के दूसरे नियम की, तो उसमें हमें बल की परिभाषा मिलता है। गति के दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा प्राप्त होता है, ठीक है। बल की परिभाषा किससे प्राप्त होता है? तो गति के दूसरे नियम से। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है? कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या सही हो जाएगा? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। आगे की बात कर लें तो 71 नंबर, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन बी सही हो जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ओके। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? तो लेवोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। ओके। आप रदरफोर्ड के बारे में जानते होंगे, नाभिक की खोज इन्होंने ही किया था। ऑटोहन नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन, उसकी खोज किया था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहन ने किया था और रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। और अगर बात करें नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। और आवर्त सारणी का निर्माण कराया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है?
तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो जाता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन हो जाता है। अगर पूछे कि प्रोटॉन का क्या होता है, तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो एंटी प्रोटॉन होता है, ठीक है, एंटी प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन होता है। ओके, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा, अम्ल, आप लोगों को पता होगा पीएच स्केल का जो रीडिंग वैल्यू होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। पीएच स्केल का रीडिंग वैल्यू 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से 14 तक। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक जो होता है वो अम्ल को दर्शाता है, अम्ल को, और 7 के बाद यानी 14 तक क्षार को दर्शाता है, क्षार को, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा? तो यहाँ अम्ल की बात कर रहा है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम ही होगा। तो 7 से कम मात्र एक ऑप्शन है, कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है। निम्न में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो एलईडी अर्धचालक में कौन सा इसमें से प्रयोग होता है? तो वो प्रयोग होता है गैलियम, गैलियम प्रयोग होता है, ठीक है, गैलियम प्रयोग होता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर बात करें क्रमांक की, तो ये 31 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 31 होता है, और समूह नंबर 13 में ये रहता है, समूह नंबर 13 में ये विद्यमान रहता है। फिर बात करें लोहा किस तापमान पर पिघल जाता है? तो लोहा किस तापमान पे पिघलता है? तो 1538 अंश सेल्सियस से ऊपर अगर ये जाता है तो ये पिघल जाता है, ठीक है, 1538 अंश सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये जाएगा तो पिघल जाएगा। अब बात करें भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को क्यों कहा जाता है? तो ये जलने पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या इको एंटी गैस ये एक तरह से नहीं छोड़ता है, ठीक है। जब ये जलता है तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे जल बनता है, जल, ठीक है, जल का निर्माण होता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन जलने के बाद क्या बनता है? तो हाइड्रोजन जलने के बाद जल बन जाता है। फिर बात करें जल गैस किसका संयोजक होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजक होता है। जल गैस जो होता है वो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में। खास तौर पे ये जो गैस बिल्डिंग होता है उसमें प्रयुक्त होता है, वहां पे देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करें जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई हो जाती है कोशिका। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये कोशिका सही ऑप्शन हो जाता है। अब बात करें 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो 80% से अधिक अगर हमारे कोशिका में पाया जाता है तो वो है जल, ठीक है, 80 से लेके 85% तक, यानी 65 से लेके लगभग 85% के बीच जल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन औसतन ये 80 माना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करें। तो मानव शरीर की बात करें तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी हो जाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी हो जाती है मैक्सिमम ग्लूटियस मैक्सिमम, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमम। अगर बात करें सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो हो जाती है स्टेपेडियस, ठीक है। स्टेपेडियस कहाँ पाया जाता है? तो कान के अंदर पाया जाता है, कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेडियस। अगर बात करें हमारे शरीर में टोटल कितनी मांसपेशियां हैं, तो टोटल मांसपेशियों की संख्या 600 से लेके कितना होता है? 640 के आसपास होता है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ऑप्शन जो देगा वो देता है कितना? 639 वहां पे ऑप्शन देगा और यही सही रहता है। तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, ठीक है, 639 होती है। अगर बात करें हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिज होता है, वो भी कान में ही पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? तो जांघ का हड्डी फीमर होता है। ये चारों के चारों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करें संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो वो कौन सा हो जाता है? तो बांस अक्सर देखिएगा कि सुबह देखिएगा तो ये इतना छोटा रहेगा और शाम को थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये काफी तेजी से बढ़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। मगरमच्छ में हृदय कक्ष कितने होते हैं?
मगरमच्छ में हृदय कक्ष कितने होते हैं? तो मगरमच्छों में हृदय कक्षों की संख्या 4 हो जाती है। ठीक है, 4 हो जाती है। मगरमच्छों में हृदय कक्ष की संख्या 4 हो जाती है। ठीक है, अगर पता करना हो कि किसमें कितना हृदय में कक्षों की संख्या होती है तो ध्यान रखिएगा कि जो मछली वर्ग के जितने भी जीव होते हैं लगभग उनमें उनके हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मछली वर्ग जो होता है इनके हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, एक नीलय एक आलेंद्र। ठीक है, अगर बात करें सरीसृप और उभयचर जो होते हैं इनके कितने होते हैं? तो इनके 3 होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पे अगर मगरमच्छ का देखिएगा तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो अपवाद के तौर पे होते हैं। तो ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये एक सरीसृप है और 99% सरीसृपों में जो हृदय कक्ष की संख्या होती है वो 3 ही होती है। ठीक है, 3 ही होती है। और जो मनुष्य वर्ग का होता है यानी स्तनपाई और पक्षी वर्ग इनमें कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? इनमें 4 पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनमें 4 पाए जाते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनके हृदय की कक्षों की संख्या 4 होती है, पक्षी वर्ग में भी 4 ही होता है। अब बात करें दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? तो दूध से दही बनता है। दूध से दही जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से दूध से दही बनता है। लेकिन जो ये प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको किण्वन कहते हैं। किण्वन के माध्यम से दूध से दही बनता है। और एक ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो हो जाता है केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो जाता है? तो केसिन प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में किस कोशिका को लोकप्रिय ढंग से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? तो किस कोशिका को सैनिक कहा जाएगा? तो जो WBC होता है, WBC सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सर्कल, इसी को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस पहुंचते हैं तो उसे लड़ने का जो काम करता है वो WBC ही करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, अगर हार्मोन्स में पूछ दे कि किस हार्मोन्स को एक तरह से शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है, तो जो होता है अधिभ्रिक जो ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला हार्मोन्स होता है, उसको सैनिक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, आगे की बात कर लें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार प्रतिकृति नहीं होगा, ठीक है, बहुरूपता होगा। ठीक है, डीएनए बहुरूपता, क्योंकि हर व्यक्ति में डीएनए अलग अलग होता है। किसी एक में मतलब एक प्रकार का डीएनए अन्य व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वो हो जाता है मेरुदंड। इनडायरेक्ट तरीके से मेरुदंड इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर बात करें कि हमारे शरीर के किस हिस्से में रक्त का निर्माण होता है तो वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, और ये अस्थि मज्जा इसी में पाया जाता है, मेरुदंड वाले हिस्से में ही अक्सर देखने को मिलता है, हड्डी वाले हिस्से में ये देखने को मिलता है अस्थि मज्जा, और यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण इसी में होता है। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधे में लचीलेपन के लिए कोलेनकाइमा जिम्मेदार है। ठीक है, लचीलेपन के लिए। और स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये कठोरता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कठोरता, जो पेड़ अक्सर परिपक्व हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं, जिसमें से कोशिका डिवाइड नहीं होती, एक तरह से कहें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती हैं, वहां पे पाया जाता है क्या? तो स्क्लेरेनकाइमा।
लेकिन जो लचीला वाला हिस्सा होता है, हवा बहने पे हिलता डुलता रहता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो कोलेन काइमा पाया जाता है। ओके, कोलेन काइमा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, जल जनित रोग नहीं है तो टाइफाइड जल के कारण ही होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, हैजा भी होता है, लेकिन जो कंठमाला होता है, ठीक है, कंठमाला, ये जल जनित रोग नहीं है। ठीक है, ये हार्मोन्स की कमी के वजह से होता है। जो हमारा थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है, वो थायरॉक्सिन अगर कम मात्रा में स्रावित करता है तो ये हो जाता है, ठीक, कंठमाला। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये फोर्ट्रॉन हो जाता है। फोर्ट्रॉन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है। अगर बात करें पास्कल की, तो ये किस प्रकार की भाषा है? तो ये व्यवसाय में प्रयोग होता है, व्यवसाय में, ठीक है, व्यवसायिक लोग अक्सर इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और कोबोल भाषा जो होता है, ये कहाँ प्रयोग होता है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रयोग होता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होता है। और बेसिक ये सीखने लर्निंग करने के लिए ये वाला लैंग्वेज प्रयोग होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे है? तो स्टोरेज से संबंधित है, स्टोरेज से ये संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है? चलो ये मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स हम लोग कर लेते हैं, मैथमेटिक्स हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ये कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल आएगा? 3 और 4 शेषफल आएगा। तो पहले शेषफल को ही हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो 72 में से क्या घटाना है? तो क्रमशः यहाँ दिया है, तो 72 में से 3 घटाएंगे, 72 में से 3 घटा देते हैं। और एक संख्या है 119, 119 में से क्या घटाना है? तो 4 घटाना है। तो 72 में से 3 घटेगा तो 69 होगा, और 119 में से 4 घटेगा तो 115 होगा। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी? तो देखो, अगर दो तरीका है, एक एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, और नहीं तो ऑप्शन से अगर हम टिक करना चाहें, इसमें से सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, उससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग निकालना अच्छे से जानते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। 23 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 या 69 और 23 बचे 115, आराम से कट जा रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि बिक्री मूल्य दोगुना हो जाता है, ये थोड़ा लॉन्ग हार्ड हो जाता है, ठीक है, बिहार कांस्टेबल के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसको हम लोग कर लेते हैं। यदि बिक्री मूल्य दोगुना हो जाता है तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ की गणना करना है। देखो, अगर हम लोग कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य x मान लेते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य y हो जाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा। तो अगर हम लोग को लाभ निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? लाभ निकालना हो तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो लाभ हमारा निकल जाता है। यानी हम y में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा लाभ निकल जाएगा। तो यही हमारा लाभ हो गया, ठीक है, कोई अंक तो दिया नहीं है, तो यही हमारा लाभ हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर जाए, यानी सेलिंग प्राइस को दोगुना कर देते हैं, यानी कि 2y कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाएगा। 2y में से क्या करेंगे हम लोग? तो सीपी घटा देंगे, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य x, ठीक है, ये कर देते हैं। अब क्या कर रहा है? तो लाभ क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो लाभ हमारा जो शुरू का लाभ था उसके 4 गुना हो जाएगा। तो शुरू का लाभ क्या था? तो y माइनस x था, ठीक है, इसके 4 गुना हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाता है 2y माइनस x इक्वल टू 4y माइनस 4x, ठीक है। x को इधर लेके जाएंगे या इधर, किधर भी लेके जाएंगे, मान लो ये, हाँ इधर ये लेके जाते हैं, ठीक है, x को हम लोग इधर लेके जाते हैं और y को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा?
चलो इधर हिला देते हैं y को, x को, तो 4x इधर माइनस है, 4x तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ x है, ठीक है। और फिर इसको उधर लेके जाएंगे 4y, और ये वाला 2y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये -2y हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 3x, और यहाँ पे 4 में से 2y घटाएंगे तो 2y बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता है, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ y क्या है तो सेलिंग प्राइस है, और x क्या है तो कास्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो y में से हम लोग क्या करेंगे, x को घटा देंगे, यानी 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा लाभ 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्राप्त होता है। और हमारा जो CP है यानी कि क्रय मूल्य है वो 2 है, तो हमको परसेंटेज में यहाँ आंसर देना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर लाभ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर लाभ प्रति लाभ लिखते हैं तो लाभ 1 हो जाता है, और नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2, और 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50%। 50%, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछेगा तो बहुत कम ही लोग बना पाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनन्या और बबीता के पास अपने मित्र कविता से क्रमशः 20%, 28% कम धन। यहाँ 3 लोगों की बात की जा रही है, एक तो कविता हो गई, एक कविता हो जाती है, एक अनन्या हो जाती है, और एक बबीता हो जाती है। यहाँ क्या कह रहा है, अनन्या और बबीता के पास अपने मित्र कविता से क्रमशः 20% और 28% कम धन है। तो मान लेते हैं कविता के पास यदि 100 रुपया है, यानी 100 किसी भी प्रतिशत को 100 से काउंट किया, 100 को ही माना जाता है खास तौर पे, तो मान लेते हैं इसके पास 100% है, ठीक है। तो अनन्या के पास कितना है तो 20% कम है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। और फिर बात करें बबीता का कितना कम है तो 28% कम है, तो 28% 100 में से घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम पैसा है। बबीता के पास अनन्या से, ये अनन्या से अनन्या हो गई, अनन्या के पास 80 है और बबीता के पास 72 है, तो कितना कम है तो 8 कम है, 8 कम है। तो यहाँ पे प्रतिशत में देना है, ठीक है, प्रतिशत पैसा, कितना प्रतिशत पैसा कम है, तो इससे कम है ना, तो इसको नीचे ला देंगे, 80 इंटू 100 कर देंगे, तो 8 दहा में 80, 10 दहा में 100, यानी कि 10% हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः, यहाँ साकेत हो जाता है और यहाँ तिलक हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5x था, मतलब x मान लेते हैं, 5 और 6x था, ठीक है, 5 और 6x मान लेते हैं। 4 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो इसमें क्या कर देंगे, +1 + 4 ऐड कर देंगे, इसमें भी 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा, 5x + 5, ठीक है। और यहाँ पे इसको बट्टे में ला देंगे, 6x + 5 = कितना हो जाएगा, तो 6:7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है, इससे इसमें गुणा कर देते हैं, तो 7 × 5 = 35, x + 35 = 6 के 36x + 6 × 5 = 30, ये हो जाता है, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, ठीक है, 35 यहाँ पे ये 36 रहेगा ना, ठीक है, 36 है यहाँ पे, ठीक है, 36। अब ये वाला 35x इधर लेके जाते हैं तो 36x तो है ही है यहाँ पे 35x लेके आते हैं तो यहाँ पे x बच जाएगा, और इस 30 को इधर ला देते हैं, और 35 पहले से है, 30 इधर आ जाता है, इसमें से 35 में से 30 घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर x बचा ही हुआ है तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। और क्या पूछ रहा है, तो साकेत की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, 6:7 के रेशियो में है,
ठीक है, 6 समंदे 7, तो इसमें से साकेत का कौन सा है, तो पहला वाला है, 6 है। ठीक है, तो इसमें 6 गुणे 5 कर देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 30 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। तो 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2000 पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, तो PRT होता है, PRT बटे 100। ठीक है, P मूलधन हो जाता है, R रेशियो यानी दर हो जाता है, T टाइम समय हो जाता है, बटे 100 हो जाता है। तो यहाँ मूलधन कितना दिया हो, 2000 दिया होगा, दर कितना दिया है, तो 8.25 दिया होगा, और समय कितना दिया होगा, तो समय दिन में दिया होगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, मान लो 7 फरवरी से लेके और 20 अप्रैल के बीच कितना दिन हो जाएगा टोटल, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो 28 दिन, तो यहाँ 7 फरवरी से लेके बोलना है, 7 फरवरी से, तो 7 को भी जोड़ेंगे यानी कि 6 इसमें से घटा देंगे, फरवरी वाले महीने में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 28 में से 6 जाएगा, 22 हो जाएगा। और मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है, और अप्रैल में 20 दिन पूछ रहा है, 20 अप्रैल तक, तो 20 यहाँ ऐड कर देंगे, टोटल दिन जोड़ लेंगे तो 3 3 2 5 2 7 73 दिन, यहाँ पे 73 दिन लिख देंगे, और टोटल साल में जितना दिन होता है वो नीचे लिख देते हैं, 365 दिन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये इससे हो गया, कट गया। ठीक है, और ये हो जाता है 5 से 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 5 तिहाई 15, 73 से ये कट जा रहा है, और 73 से ये 73 कट गया, और इसमें गुणा कर देते हैं तो 25 चौको 100 के 0 आ जाएगा, और 8 चौको 32 एक 33, कितना दिन आ जाता है, आ जाता है, तो 33 सही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 10 वर्ष में क्या हो रहा है, 10 वर्ष में ये 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो 10 वर्ष और लगाएंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष और ऐड करेंगे तो ये 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष और ऐड कर देंगे तो 8 का दुगुना 16 वर्ष, तो 16 वर्ष का ही तो पूछ रहा है। तो 10 20 30 40 टोटल कितने वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए। ठीक है, 40 वर्ष। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ही आयु बी की आयु की 7 गुनी यहाँ ए और बी लिखते हैं, तो बी का यदि x मान लेते हैं तो ए का कितना हो जाएगा 7x। तो क्या कह रहा है, ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, दोनों के आयु का योग 48 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के बटे कर देंगे, 8x और पहले किसका निकाल लेंगे, ए का, गुणे 7 कर देंगे। ठीक है, 8 छके 48, तो ए का कितना हो जाएगा, 7 छके 42, और बी का निकालना हो तो 7 के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, तो 6 कम में 6। ठीक है, एक का 42 वर्ष हो जाएगा, एक का 6 वर्ष हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब देख लेते हैं पहली 5 अभाज्य संख्या, क्या पूछ रहा है, पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाती है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा दूसरे अंक से डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, अभाज्य होता है। और स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो, वो अभाज्य हो जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। पहली 5 भाज्य संख्या पहले देख लेते हैं।
तो पहली 5 भाज्य संख्या, पहला हो जाता है 4, दूसरा 6, तीसरा 8, फिर 9, फिर 10, 5 ही पूछ रहा है। और अभाज्य शुरुआती की संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, यानी कि 5 ही। अब इसका माध्य निकालना है, तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10, 9, 19, 19, 8, 27, 27, 6, 33, 33, 4, 37 हो जाता है। 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7.4, ठीक है, 7.4 आ जाएगा। अभी इनको जोड़ लेते हैं, इनको 3, 2, 5, 5, 10, 17, 17, 11, कितना हो जाएगा? 28, 28/5 कितना हो जाएगा? 28 56, यहाँ 10 कर देते हैं, यानी कि फिर 5.6 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। दोनों का माध्य तो निकाल दिए, एक का माध्य आया 7.4, एक का माध्य आया 5.6, तो इनको घटा देते हैं। 14 में से 6 जाए तो 8, 6 में से 5 जाए तो 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.8। ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/4 के स्थान पर 4/3 से गुणा कर दिया, तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो त्रुटि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। उसको गुणा के क्या करना था? 3/4, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर 4/3 से गुणा कर दिया, तो हमको इसमें से इसको घटा देना। सिंपल सी बात है, यही त्रुटि है। तो 4/3 में से 3/4 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, 4 3 12, यही हो जाएगा। 16 में से 9 जा तो 7, 7/12, यही त्रुटि है। तो त्रुटि प्रतिशत ही हमको निकालना। तो त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए, त्रुटि तो निकल गया, अब सही अंक को, अब सही अंक जो है उसको नीचे कर देंगे, अब बटे मल्टीपल 100 कर देंगे, तो सही अंक 3/4 था, अब मल्टीपल 100 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला नीचे चला आएगा, नीचे का अंक ऊपर चला आएगा, यानी कि 7 गुणे 4/12 गुणे 3 इंटू 100, ये हो जाता है। तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9, अब 700 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63, फिर बचेगा 7 0, 9 7 63, लगभग 77 आ रहे, ठीक है, 77 आसपास पूछा है तो लगभग पूछ रहा है, प्रतिशत लगभग ज्ञात करना है, तो लगभग यही है, इसके आसपास तो यही एक अंक दिखाई दे रहा है 73%, और तो इसके आसपास भटक भी नहीं रहा है ऑप्शन, ठीक है, 53 44 48, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, लगभग, यानी कि लगभग का मतलब आसपास का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह हमारा आज का डिस्कशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग हमेशा लेते आते रहेंगे टेस्ट सीरीज। यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल का, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सब का यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलता ही रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल फ्री टेस्ट सीरीज ऑफलाइन चल रहा है, वहाँ अगर आप चाहें तो आके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।